Assalamu alaikum. Hello and welcome everyone. We are back again with another informative session. How to turn your goals into reality. I hope आप सब बहुत ज़्यादा excited होगे इस टॉपिक को लेके बिकॉज जब ये पोस्ट शेयर की गई थी तो मैंने बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स कमेंट्स देखे थे तो एवरीवन जॉइन अस वी हैव टू वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस तो मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलती हूँ मैम फायजा अरूज जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है पीजीएन मुल्तान ऑफिस में and very respected Sir Dr. Imran Javed, Director, Center for Advanced Studies in Pure and Applied Mathematics. I welcome you both and Assalamu alaikum again. Walaikum assalam. People with goal succeed because they know where they are going. So keeping in mind this point, Ma'am Faiza, मैं आपसे start करूंगी with a question कि आपको क्या लगता है why setting goal is important in our life? थैंक यू विनीश, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब को मैं वेलकम करती हूँ पीस एंड जस्टिस नेटवर्क की तरफ से, और सर ने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमें दिया, खास तौर पे एक अच्छे सेशन के लिए, एक अच्छी सिटिंग के लिए कि हम आपके साथ बैठ सकें और इसके ऊपर हम सोच सकें। और ये एक अच्छा जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया सर की तरफ से। गोल सेटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट विनीश। किसी की भी लाइफ में गोल सेटिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सब ने एक डायरेक्शन में जाना होता है। अगर हम सोचते हैं कि हमने एक रास्ता चूज करना है, अपने आप को लेके चलना है, अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है और फ्यूचर में कुछ करना और बनना चाहते हैं, तो गोल सेटिंग बड़ी जरूरी है। जैसे कुछ चीजें हम प्लान करते हैं, कहीं ट्रेवल प्लान करते हैं, कहीं सफर पे हम निकलते हैं, तो अपना एक छोटा सा प्लान बना लेते हैं, चार्ट आउट कर लेते हैं कि जी ये हमारा प्लान है, इतने कपड़े होने चाहिए, इतनी हमारे साथ चीजें होनी चाहिए, हमने जाना है। लेकिन डेफिनेटली डेस्टिनेशन डिफाइंड होती है, एक जगह हमारे माइंड में होती है कि हमने एक ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में है, एक छोटा सा हमें पता है हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमने जहां तक पहुंचना है। अगर हम सपोज करते हैं कि हम किसी स्टेशन पे जाते हैं, गाड़ी बस स्टैंड पे जाते हैं और हमें पूछते हैं वहां पर जो टिकट वाला होता है कि जी कहाँ का टिकट चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें टिकट कहाँ का चाहिए, हम उसे कहते हैं कहीं का भी टिकट दे दो। जब वो कहीं का भी टिकट नहीं देगा हमें, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो कहीं का भी टिकट मतलब हम कंफ्यूज हैं, हमारा कोई सेट ऑब्जेक्टिव, सेट गोल नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमने कहाँ जाना है। जब हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो हम कहीं भी निकल जाएंगे, तो वो एक सेट लाइफ नहीं होगी। इसलिए गोल्स का लाइफ में होना बड़ा जरूरी है। और कोई गोल नहीं होगा किसी की लाइफ में, तो उनके लिए पहुंचने के लिए उनकी कोई आइडियाज, कोई व्यूज, यूं समझ लीजिए कोई ख्वाब नहीं होगा उनके पास, उनकी कोई मंजिल नहीं होगी, कोई डेस्टिनेशन नहीं होगी, और उनकी लाइफ इसी तरह आड़ी टेढ़ी तिरछी रहेगी क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम सब अपनी लाइफ में अपने गोल सेट करें, गोल्स के साथ चलें, अपने गोल्स छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को लेकर के हम आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल मैम, वेरी वेल सेड कि मुझे ऐसे लगता है गोल्स आर लाइक ऑक्सीजन टू आवर ड्रीम्स। जो ड्रीम्स हम देखते हैं वो उसको एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उनको हम लेकर आगे चलते हैं। इसी तरह सर इमरान के पास में आऊंगी। सर मुझे ये बताएं कि गोल तो हमने सेट कर दिया, लाइक एवरीवन इंक्लूडिंग मी, आप, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, चाइल्डहुड से शुरू होते हैं और आगे एक स्टेप बाय स्टेप हम उनको अचीव करते जाते हैं। सर उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या आपको लगता है कि इज इट इम्पोर्टेंट टू क्रिएट रूटीन या कोई हैबिट जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए? थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये वेबिनार सेशन को ये टाइटल देने के लिए और ये सारी एक्टिविटी अरेंज करने के लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो मेरी एज टीचर जो मेरी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है ना, वो हमारी मेजॉरिटी यूथ के पास गोल्स नहीं है। गोल्स मिल जाए, अपना पर्पस मिल जाए तो चीजें स्ट्रेट होना शुरू हो जाए। हमारे जवानों के पास जो ड्रीम्स हैं वो नहीं है। हम जिस तरह की जो हमारी जेनरेशन है, जिस तरह के हमारे यंग लोग इस वक्त सामने आ रहे हैं, वो जस्ट अपनी डेली रूटीन में दे वेक अप, दे हैव अ यूजुअल कैजुअल रूटीन और देन दे गो टू स्लीप। और उनको ये बताया जाता है जी कि एजुकेशन का मतलब है यू विल गो टू यूनिवर्सिटी, आपने वहां से क्लासेस लेनी है, आपने वहां से स्कोर्स लेने हैं और डिग्री मिलेगी, एंड सडनली समथिंग विल हैपन एंड यू विल हैव अ ड्रीम कैरियर।
which is Exactly. far away from reality, and which is one major reason which is putting us all into a big problem. तो पहली बात तो ये है कि इफ यू हैव योर गोल देन यू हैव द डायरेक्शन, और फिर आप आगे चलना शुरू कर देते हैं। तो हम बहसीत मुसलमान डेली वो रास्ता मांगते हैं अल्लाह से हर नमाज में, जिस पे चल के हम सुखी रह सकें, जो हिदायत वाला रास्ता हो। तो जब हम रीजंस आइडेंटिफाई कर लें, पर्पस आइडेंटिफाई कर लें, फिर उस पर्पस इज द रीजन जो आपको आगे लेके चलता है। फिर आप गोल्स आप बीच में सेट करते हैं, जैसे आप ईयरली गोल सेट करते हैं कि जो मेरी लाइफ की रीजंस हैं, जिस तरह से मैं लाइफ जीना चाहता हूं, तो क्या मैंने इस साल उसके कितना करीब हुआ, कितना मुझे प्लेयर मिला। जब आप सिर्फ सोचना शुरू कर दें, और आपका जो ये माइंड है दिस इज अ ब्रिलियंट मशीन, तो आपकी सारी की सारी जो रूटीन्स हैं वो उस अलाइनमेंट में आ जाती हैं। तो एक चीज जो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है हमारी यूथ के लिए, और मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाले हर तालब इल्म को उसकी सलाहियतों पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर हमने अपनी जो यूथ है उसको आगे उस रास्ते पे लेके चलना है कि ये हमारे मुल्क को किसी अगले लेवल पे ले जाए, हमारा मुल्क इनकी वजह से बहुत आगे बढ़े, तो हमें अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज इकोनॉमी के बारे में बताना है। हम ये चाहते हैं कि ये अपने ब्रेन्स को यूज करें, और ब्रेन्स को यूज करने के बाद ये नए सॉल्यूशंस दे, नई सर्विसेज दे, और जो जो हमारे पास जो सबसे जो वाफर मिकदार में जो सबसे बेहतरीन चीज अवेलेबल है, दैट्स आवर यूथ। जिस मुल्क में इतनी यूथ हो जितनी हमारे पाकिस्तान में है, तो हमें पहला काम जो करने का है वो ये कि हम अपनी यूथ की सिमत दुरुस्त कर लें। तो मेरे हिसाब से तो एक नेसेसरी इंटरव्यू क्वेश्चन होना चाहिए हर डिग्री में दाखिले से पहले, कि आप इस डिग्री में दाखिला क्यों ले रहे हैं। once you have that question then you will find anything in alignment। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि आप अपने ना 3 सवाल अपने से पूछें, आपकी रूटीन ऑटोमेटिकली उस अलाइनमेंट में आ जाएंगी कि आपका गोल क्या है। पहली बात तो ये आपका गोल क्या है, दूसरी बात ये कि ये जो गोल है आपका, आपको ये हासिल करने से रोक क्या चीज रही है, और तीसरी बात ये कि आपको इसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज क्या चाहिए। मैं खुद को बहसियत उस्ताद वो एडिशनल रिसोर्स मानता हूं जो मैं अपने स्टूडेंट के गोल्स को अचीव करने में उसको हेल्प आउट कर सकता हूं। मैं अगर मेरे स्टूडेंट का गोल नहीं है और वो मेरी क्लास में आके बैठा हुआ है, तो वो मेरे से वो बेनिफिट नहीं ले सकता जो उसको मेरे से लेना चाहिए। तो हमारी जो यूथ है उसको पहले अपने वाई से स्टार्ट करना है। इंटरनेशनली जो बहुत ज्यादा बिकने वाली किताबें हैं उनके टाइटल्स में इस तरह की चीजें होती हैं कि आइडेंटिफाई योर व्हाई, आइडेंटिफाई योर पर्पस। वंस यू हैव दैट, आप जो सोच रहे हैं, आपकी आदतें तो आपकी सोचों की रिफ्लेक्शन होती हैं। तो जो आपकी माइंड मशीन है, जिस तरह से वो आपको गवर्न कर रही है, आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली, इफ यू हैव अ पर्पस, दिन में आप किसी चीज को करने के लिए एक्साइटेड हैं, यू विल ऑटोमेटिकली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर आप दिन में वो सब कुछ करने के लिए एक्साइटेड ही नहीं है, तो आपका सुबह उठने को दिल नहीं करेगा। अगर बिल्कुल ऐसे ही। तो दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड कि जी गोल क्लियर हो गया, मेरा इशू अगला नहीं है, हैबिट्स विल कम इन अलाइनमेंट। मुझे लगता है एज टीचर कि मेरे स्टूडेंट के पास गोल नहीं है, वो ग्रो करता चला जा रहा है विदाउट गोल। एजुकेशन उसको वो चीज जो यूनिवर्सिटी का काम है, ड्रीम्स दे, गोल्स दे, उन गोल्स को फर्दर एनहांस करे। तो जिस अभी इस वक्त जिस चैलेंज का हमें सामना है जो कोविड-19 है, क्या हमें लगता है कि जो पुरानी हमारी जो यूजुअल कन्वेंशनल जो ट्रेनिंग थी वो इसके बाद की लाइफ के लिए सफिशिएंट होगी? एक बहुत बड़ा जो अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज आने वाला है वो उन लोगों के लिए आने वाला है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। तो जो नई यूथ अगर वो पुरानी आउटडेटेड स्किल्स के साथ जाना चाहेगी तो कैसे हो सकता है ये। बट वी हैव टू रियलाइज कि एक इंडस्ट्री इस वक्त भी ऐसी है जिनको कोई मसला नहीं हुआ, दैट इज द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, दैट इज द पीपल प्लेइंग विद द कंप्यूटर्स, जिनका ऑनलाइन का सारा मामला है। दे आर टोटली हैप्पी विद ऑल दिस कि जी अगर कोविड-19 है भी एंड वी हैव टू स्टार्ट डू दिस वर्क फ्रॉम होम, तो दैट स्टिल सर्व्स द पर्पस। तो मेरे हिसाब से वंस यू हैव दैट गोल इन योर माइंड, then your habits, your routines will come in that alignment. वेरी ट्रू सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी, लाइक गोल्स बीइंग पेरेंट्स, मुझे लगता है कि वी हैव टू सेट गोल्स फ्रॉम चाइल्डहुड। लाइक आप पेरेंट्स हैं, आप बच्चे को घर में रहते हुए बचपन से ही एक उसकी गोल्स, उससे क्वेश्चन करें, उससे बात करें कि वो क्या चाहता है। एक बहुत दफा मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट हमारे
उस फील्ड में अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते, मतलब वो एक स्टडी सर्कल डॉक्टर नहीं बनना चाहते, लेकिन फोर्सफुली बिकॉज देयर पेरेंट्स वांट इट तो वो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा चिल्ड्रन के साथ एक अच्छा सा एक बैठ के सेशन रखा करें जिसमें उनके गोल्स पे बात किया करें, उनको उनके गोल्स पे मोटिवेट किया करें। मेरे हिसाब से जो हमें ज्यादा जिस चीज पे जोर देने की जरूरत है ना, वो हमें पेरेंट्स को अपडेट करना है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको पेरेंटिंग नहीं आती, आई एम सॉरी टू से। जो इलीट क्लास है वो अपने बच्चे को बचपन से वो ड्रीम्स दे के चलते हैं। जो हमारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, यहाँ पे हमारा पहला काम ये होता है कि हमने बहुत ही एक जेंटल शरीफ सा नंबर लेने वाला बच्चा प्रोड्यूस करना। बच्चा पर बिल्कुल। अब ना तो उस बच्चे की शराफत कल को मार्केट में उसके काम आएगी, ना उसके नंबर काम आएंगे। उसको कंपेटिटिव वर्ल्ड में स्किल के साथ compete करना है। उसको नास्टी सिचुएशन से भी वास्ता पड़ सकता है, उसका प्लस लाइफ। अब हम एक वो कहा जाता है जी, जो आप टीचर का एक रोल मॉडल देखते हैं ना जी, टीचर बड़े आइडियल होते हैं, दुनिया की सारी अच्छाइयां टीचरों में भरते हैं, फाइन। बट द रियल लाइफ इज कि जी एज टीचर जब मैं 60 बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरी क्लास में 5 शरारती बच्चे हैं, मैं उनको कैसे हैंडल करूंगा? हम बच्चों को पढ़ाते सिर्फ शराफत है, लेकिन जब हम उनसे इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे सवाल ये पूछा जाता है कि अगर आप टीचर बन रहे हैं, आपकी क्लास में 5 शरारती बच्चे हैं, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे? सो हमें कुछ ना, जो रियल टाइम जिस तरह की बच्चों की ट्रेनिंग है वो सबसे बेहतर वालिदैन करते हैं। वालिदैन उनको गोल्स प्रोवाइड करते हैं अपने जो उनसे डेली डिस्कशन के जरिए। फाइनेंसेस सारी चीजें गवर्न करती हैं, फाइनेंसेस वालिदैन सिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा बच्चा किसी और सब्जेक्ट में मास्टर्स भी कर जाए, उसको इकोनॉमिक्स की अलग बे पता नहीं होती, उसको मार्केट का कुछ पता नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, मार्केट के बारे में उसको कुछ खबर नहीं कि मार्केट उससे क्या डिमांड कर रही है। तो वो जो एक पर्टिकुलर स्किल लेके मार्केट में जाता है, मार्केट वाले कहते हैं भाई हमें आपसे ये नहीं चाहिए, हमें जो स्किल आपके पास है वो हमारी जरूरत की नहीं है। तो जब तक हमारा जो ग्रेजुएट है, जो दुनिया में बहुत ही जो एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में एक जो 10th स्टैंडर्ड्स के बाद बहुत सारे बच्चों को ऐसी इंटर्नशिप्स कराई जाती हैं, उनको कहा जाता है जी आप स्टोर पे जाके काम करें। अब जब बच्चा जाके किसी स्टोर पे काम करेगा तो उसको ह्यूमन बिहेवियर का पता चलेगा, उसको ये पता चलेगा कि जो शॉपकीपर के तौर पे जो शॉपकीपर है वो किस तरह से कस्टमर्स को डील करता है, कौन सी रियलिटीज ऐसी हैं जो सोसाइटी कभी डिस्क्राइब नहीं करती लेकिन वो रियलिटीज हैं। हमें कुछ जो जितना हम जल्दी हकीकत पसंद हो जाए उतना हमारी यूथ के लिए बेहतर है। हम रियलिटीज में एक दुनिया रियलिटी एक और दुनिया है, हमारी गुफ्तगू एक और दुनिया है। तो जो माइल्स अपार्ट हमारी स्ट्रेटेजीज हैं, एज पेरेंट्स भी लोग यही करते हैं कि बच्चे के सामने करते कुछ और हैं, उससे एक्सपेक्टेशंस और रखते हैं। बिल्कुल, दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव। इससे कंफ्यूज जनरेशन सामने आ रही है। बिल्कुल सर, वेरी ट्रू। हमने बिल्कुल ठीक कहा, लाइक वी हैव टू सेट एग्जांपल्स फॉर आवर चिल्ड्रन, और उनको घर में भी वो टाइम देना चाहिए कि वो अपने गोल्स को डिस्कस कर सकें और अपने पेरेंट्स से या अपने सीनियर्स हो गए अपने विद इन सर्कल उनसे मोटिवेट हो सकें। सर अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं जाती हूँ। लाइक वी हैव सेट अ गोल, मैंने एक गोल सेट कर लिया, तो हाउ कैन आई ट्रैक कि ये जो गोल सेट किया है तो उसको लेके जिस ट्रैक पे मैं जा रही हूँ, इज इट द राइट वे? तो उसको कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं कि जो हमारा गोल है, मतलब आई एम सेटिस्फाइड कि दिस इज माय गोल और जो मैं इसके लिए वर्क कर रही हूँ इट्स ओके, आई एम गोइंग ऑन राइट ट्रैक। तो उसके लिए मैं किस तरह मतलब उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि इज इट राइट और रॉन्ग? देखिए, पहले तो आपको जो भी आपका गोल है, अगर तो आप उसमें यू आर द फर्स्ट इंडिविजुअल टू डू दैट, देन यू हैव अ वेग प्लान। आप उसमें आप स्ट्राइव करेंगे, यू हैव अ हाइपोथेटिकल पिक्चर, ओके मुझे इस तरह की लाइफ जीनी है, दीज आर माई दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो उसमें थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए आप मेंटली तैयार रहेंगे कि जी कितनी मेरे पास जो अनसर्टेनिटी गेज है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कैरियर लेना चाहते हैं जिसमें पहले से एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो आप एक्सपर्ट्स को देख लें कि एक्सपर्ट्स की लाइफ की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी वर्क रूटीन्स क्या हैं। आप फिर उसके हिसाब से अपने गोल को ब्रेक करें। गोल को अगर आप डेट्स के साथ लिख लें तो दैट बिकम्स योर प्लान, और फिर प्लान मस्ट बी बैक्ड बाय एक्शंस।
तो जिस तरह के आपके प्लान, और फिर डेली आप गेज करते रहें कि जो मैंने डेट वाइज प्लान बनाया था, फिर उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो आपने प्लान बनाया जाए किसी एक्सपर्ट से डिस्कस कर लें। ये जो हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, हम एग्जैक्टली इनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि इन्होंने 16 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, अब उसके बाद ये रिसर्च स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये कि ये फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। अगर ये फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अपना एक प्लान बनाए। इसीलिए जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्टूडेंट के लिए टर्म यूज की जाती है सुपरवाइजर, उसके लिए टीचर नहीं होता। तो जो ग्रेजुएट है वो प्लान खुद से लिखता है। ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है डिग्री का, वो प्लान खुद से लिखता है, वो एक्सपर्ट के पास जाता है कि ये देखिए सर, ये मैंने प्लान बनाया, प्लीज इसको इंप्रूव करने में मेरी हेल्प करें। तो देन दे कंटिन्यू टू वर्क, दे कंटिन्यू टू इंप्रूव देयर प्लान्स, एंड देन वी कैन गो ऑन दोस लाइंस। ठीक हो गया। मैम फायजा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट पूछूं कि ऑब्वियसली गोल्स आपके भी होंगे, मेरे भी हैं, तो आप कैसे ट्रैक करती हैं कि ये मेरा गोल है और मैं बिल्कुल राइट पाथ पे जा रही हूँ? बिनीश, पहले तो सर ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। और दूसरा ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इसमें हमारा जैसे हम कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग, हमें एक अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए। हमें पहले डिसाइड करना है अपनी डायरेक्शंस, अपनी एबिलिटीज को जानते हुए, अपनी स्ट्रेंथ को जानते हुए, अपनी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, अपने अंदर जो भी आपकी एबिलिटीज हैं, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, आपके अंदर जो भी एबिलिटीज हैं, जो भी पोटेंशियल है, पहले जैसे हम वो प्रायोरिटीज सेट करते हैं अपनी अपनी पर्सनैलिटी की। अभी इसमें अगर मैं बात करूं, सेकंड बात तो ये कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपकी क्वालिटीज क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या डूज डोंट्स हैं आपके, आप किन चीजों से घबराते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरफ आप अपने गोल्स सेट करना चाहते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है डिसीजन मेकिंग पार्ट होना। और फिर ये लीडरशिप कि जी अगर आप अपनी एबिलिटीज, अपनी स्ट्रेंथ जान लेते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि जी मेरे अंदर इस चीज का पोटेंशियल है और इसमें मेरी इंटरेस्ट भी है, हमें प्रायोरिटी सेट करनी होती है अपने। समटाइम्स फील्ड चूज करने में भी हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे यूथ हैं, तो हम कभी कभी, मैं कुछ स्टूडेंट को मैंने खुद भी ये कहते हुए सुना है कि जी मुझे नहीं समझ आ रही, मैं ये सब्जेक्ट चूज करूँ, ये फील्ड चूज करूँ, ये चॉइस करना मेरे लिए मुश्किल है, ये अच्छा है। तो वहां पर फिर हम कहते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करिए, अपनी नीड और आपकी प्रायोरिटी, आपकी पोटेंशियल, आपकी स्ट्रेंथ, आप उन सारी चीजों को रखते हुए आपका जो भी पोटेंशियल होगा, जिसमें आप एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, एक गोल सेट करेंगे, गोल बनाएंगे कि जी आपने जाना कहाँ, आपकी डायरेक्शन क्या है, और अभी से आप चूज कर लेंगे तो आपके लिए आसानी ये होगी कि फिर स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करते हुए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब मैं मास्टर्स की स्टूडेंट थी तो कम्युनिटी डेवलपमेंट सेटिंग हमारे एक टीचर पढ़ाते होते थे, तो उनकी बात मुझे अभी भी याद है। सर वो कहते होते थे कि जो है, अंधा वो नहीं होता जिसकी आंखें नहीं होती, अंधा वो होता है जिसके ख्वाब नहीं होते, जो कोई विजन नहीं रखता, जो कोई गोल्स नहीं रखता, तो वो उनकी कोई लाइफ नहीं होती। जी, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं उनको भी इंक्लूड कर दूं। हमारे साथ काफी लोगों ने, बाकी काफी यूथ ने ज्वाइन किए। अनीक हमें सुन रहे हैं, ताहिर इरशाद हैं, इकरा हैं, मोहम्मद तारिक हैं, मलिक इम्तियाज हैं, सिद्रा कुरैशी। सो आई वेलकम एवरीवन यू। आपका क्वेश्चन है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि गोल्स तो हमारे होते हैं, वी ऑल हैव गोल्स, लेकिन अच्छा वो ये बता रहे हैं कि गोल्स का भी हमें आप बता रहे हैं कि हम उनको रियलिटी में कैसे टर्न कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब गोल्स को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे बैरियर्स भी आते हैं, बहुत सारी हमें एक्स्ट्रा स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। तो वो जो फेलियर है उसको हम कैसे कोप कर सकते हैं? सर इमरान, आपसे ये क्वेश्चन। जी देखिए, पहले तो बात यह है कि जो फेलियर है ना, इसको स्टिग्मा नहीं समझना। एक पहला जो हम कुछ इसमें फिर अगेन हम सोसाइटी का, मैं अगेन सोसाइटी को इसमें भी चेंज करने की जरूरत है। हमें बच्चा कभी भी फेल काबिल कबूल नहीं है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि जी वो हमेशा उसकी सेलिब्रेटेड सक्सेस हो। ऑर्डिनरी सक्सेस से भी हमारा गुजारा नहीं होता, हमें सेलिब्रेटेड सक्सेस चाहिए। तो जो सेलिब्रेटेड सक्सेस है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। सेलिब्रेटेड सक्सेस आपकी एक फील्ड में हो सकती है, बहुत एक्सेप्शनल लोगों की दो फील्ड में हो सकती है, लेकिन लाइफ की बड़ी डिफरेंट डायमेंशंस है। सो यू आर बाउंड टू फेल। जब अब फेल होना ही है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि आई विल गिव माय बेस्ट ट्राई,
उसके बाद अगर मैं फेल हो गया तो मैं उस फेलियर से सीखूंगा। आपको जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें ये रियलाइज करना पड़ता है कि जी हम जिंदगी में ज्यादा दफा फेल होते हैं। तो फेलियर से आप हमेशा सीखते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आप अपने प्लान्स को इम्प्रूव करते हैं, आप फिर से शुरू कर देते हैं। इसमें ये तो नहीं होता कि जी आपको हमेशा से, वो हमारा अनफॉर्चुनेट एक सिस्टम है कि हमारे रिजल्ट के बाद ना, किसी भी रिजल्ट के बाद सिर्फ एक बच्चा सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो होता है जी जिसकी पहली पोजीशन आती है। जिसकी दूसरी पोजीशन आती है ना, लोग उसको मुबारकबाद तो देते हैं, लेकिन साथ ही थोड़ी सी अगली बात भी ये कहते हैं जी हमारी ख्वाहिश है अगली दफा थोड़ी सी पहली और पोजीशन। आप कर आप लेते, अगली या 2 नंबर का मार्जिन था हाँ, तो वो भी आप ले एज लेते, तो इस तरह से। हमदर्दी इम्प्रूव करके कर जाते हैं। जो अचीवमेंट है उसका बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं। तो इसी तरह हम्म, से पूरे रिजल्ट के बाद हमें एक खुश बच्चा मिलता है, और अगली दफा उस पे एक्सपेक्टेशंस का इतना बोझ होता है कि वो बच्चा ट्रू, परफॉर्म नहीं कर पाता, वो मुस्तकिल उस पोजीशन के चक्कर में प्रेशर रहता में है। रहता है, बिल्कुल वो उस प्रेशर में रहता है, तो बिल्कुल। मतलब ये है कि अब वो बच्चा सीखना चाहता है, सीखने के अमल में उससे गलती होगी, वो फजूल काम भी कर सकता है, वो प्रेशर में होगा, प्रेशर में इंसान कुछ भी करेगा। तो आप उसको इतना जजमेंटल ना हो। एक जो आइडियल क्लास होती है ना स्टूडेंट्स की, जो जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, और तरह तरह की स्टडीज भी इसको प्रूव कर चुकी होती हैं, ये जो होते हैं ना पोजीशन वालों को छोड़ के जो बी ग्रेडर्स हैं, वो समवेयर इन द मिडल। तो ये वाले ना ये जिंदगी भी जीते हैं, ये स्कोर्स भी ठीक लेते हैं। जो पोजीशन वाले हैं ये यकीनन ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन इनका ये सोसाइटी का प्रेशर इनको आगे उसी स्पीड से बढ़ने नहीं देता। और ये मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, मैं एज टीचर, ये जो प्रेस में ना हर साल एक खबर छपती है ना, ये पोजीशन होल्डर हैं जी हमारे बीएससी के, हाँ मैं जी। लगातार पिछले 8 सालों से उनका कोच हूँ। इस वक्त अच्छा। भी उनमें से कुछ किसी ना किसी स्टेज पे मेरी गुफ्तगू सुन रहे होंगे। सोसाइटी को, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ कि ये जिन बच्चों की हम पोजीशन को बहुत सेलिब्रेट करते हैं ना, ये पोजीशन का प्रेशर उनको कैरियर में मिसलीड कर देता है। वो बच्चे यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनके पेरेंट्स उनसे फिर वो सवाल पूछते रहते हैं आपकी पोजीशन क्या है। आपने नंबर ले लिए, आप यूनिवर्सिटी में आ गए, यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेशन की परवाह करें, नंबरों की परवाह ना करें। अगर आप काबिल होंगे ना, नंबर खुद ही आते रहेंगे, और क्या जरूरत है आपको पोजीशन की। टॉप 10, 20, 25 में आप रहें और जिंदगी सीखते रहें, तो आपका गुजारा चलता रहेगा। और मैंने ये रिसेंटली एक स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया। वो बच्ची मेरी गुफ्तगू सुनती रही और उसने मेरी वजह से अपनी पोजीशन का सत्यानाश किया। तो उसके बाद ये हुआ कि वो मतलब मतलब मुझे पता है कि उसने मेरी वजह से अपनी पोजीशन खराब की, लेकिन वो अच्छा। बच्ची बहुत कुछ सीखी। उसने वो जब बहुत सारा कुछ सीखा, उसके बावजूद जब वो एग्जाम में गई, तो एग्जाम तो उसको बचपन से देने की आदत है। एग्जाम में फिर उसके पास एबिलिटी भी थी, राइटिंग स्किल भी थी, वो ना चाहते हुए दूसरी पोजीशन पे आ गई। मतलब शी वाज नॉट प्लानिंग फॉर पोजीशन, बट अगेन शी गॉट द सेकंड पोजीशन। तो जो काबिलियत है अगर वो होगी तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ऑन द अदर हैंड आई नो मैनी पोजीशन होल्डर्स, जो कॉन्वोकेशंस में हमारे स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं, दे आर नॉट लिविंग द लाइफ वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पोजीशन होल्डर। तो पहले पहले तो मैं बड़ा सेलिब्रेट किया करता था, हमारे बच्चे हैं और इन्होंने इतने स्कोर्स ले लिए, बट व्हेन आई लुक एट देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड देयर अचीवमेंट्स 3, 4, 5 years आफ्टर दैट पोजीशन, देन एज अ टीचर आई एम स्केयर्ड कि अगर मेरा स्टूडेंट सिर्फ पोजीशन के पीछे पड़ गया और इसने अपनी स्किल्स को प्रेफरेंस ना दी, तो मेरा स्टूडेंट फ्यूचर लाइफ में स्ट्रगल करेगा। सो आई एम honestly speaking, I'll always encourage my student to be in top 10, 15, but not look for that number one. If you are looking for number one under the societal pressure, तो फिर उसका मतलब ये आप स्किल्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, विच इज फार फार मोर रिक्वायर्ड इन योर प्रोफेशनल लाइफ टू फॉलो। तो स्किल्स पे काम करें। आप 10, आप 15, 20, 25 ऊपर वालों में रहेंगे, यू विल ऑलवेज बी स्पॉटेड, नोटेड। अभी हम क्या करते हैं, 60 ब्रिलियंट बच्चे मेरिट पे एडमिट करते हैं, we cook them under the pressure of CGPAs. At the end, we save 10, 15 students. That means universities are not training. They're cooking students to ultimately stamp them failures, which is not a purpose of a university. तो हम मेरे पास अगर 60 ब्रिलियंट यंग लोग आए हैं, एज अ टीचर आई फील दैट दे शुड लर्न मोर फ्रॉम यूनिवर्सिटी रादर देन आई शुड स्टैम्प देम फेल्यूर। तो जो स्टूडेंट, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी उनसे पूछती ही सीजीपीए है,
तो उसकी वजह से हमारा बच्चा आगे 3-4 साल 5 साल बाद वो क्या करेगा, वो फिर बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाती है। तो तो सर हम बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी सोसाइटी का पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि जी वो उसके बच्चे ने इतने परसेंट मार्क्स लिए हैं तो मेरे बच्चे ने इतने क्यों नहीं लिए, या उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है सोशली कि देखो तुम्हारी खाला या मामू के बच्चे का वो फर्स्ट पोजीशन है तो व्हाई यू आर सेकंड। तो ये वेरी, और आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया सर। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि वो कह रहे हैं गोल्स तो ऑब्वियसली हम सबके गोल्स हैं, लेकिन डिफरेंट सर्कल में जब जाके वो बैठते हैं, डिफरेंट लोगों को देखते हैं तो उनके गोल्स चेंज होते रहते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि हाउ टू टेक अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू अचीव योर गोल, यानी कि आपको कैसे पता हो कि दिस इज माय ओनली गोल फॉर द टाइम, और उसको एक डिसिप्लिन अप्रोच से आप उसको आगे सक्सेस की तरफ लेकर चले। देखिए, अब हमारे यहाँ ना जो एक जो गोल है ना, वो आमतौर पे मनी मेकिंग होता है। वी नीड अ जॉब एंड वी नीड मनी। ये हमारे यहाँ जो जितने भी ग्रेजुएट्स आते हैं वो ये दो चीजें दिल में लेके आते हैं, एंड समटाइम्स पीपल कॉल दैट गोल। अब एक तो ये कि इसमें भी हम दोनों जगह पे गलत होते हैं। हम बच्चों को किसी भी जगह पे मनी मेकिंग की बात ही नहीं करते कि जी अगर आपको पैसे ही आपको कमाने हैं तो मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी क्या है आपकी। सो दे विल गेट, मतलब उन्होंने 16 साल पढ़ लिया, फिर उनसे कोई पूछे जी व्हाट इज योर मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी, दे नो नथिंग। तो मनी मेकिंग कैसे होगी उस डिग्री से जो आपने सीखी, ये एक सेपरेट डिबेट है। अब फिर अगर वो गोल उनके दिमाग में है और वो लोगों में बैठते हैं और गोल उनके बदल जाते हैं, तो इसका मतलब ये दे नीड मोर क्लैरिटी इन देयर गोल्स। और अगर आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के साथ बैठते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट के साथ बैठते हैं, तो आपके गोल बदलते नहीं है, फिर आपके गोल मॉडिफाई होके इम्प्रूव होते हैं। तो उसको तो स्ट्रिक्टली इनकरेज किया जाता है जी कि आप अपने गोल्स को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते हैं। आप गोल्स को चेंज नहीं करते, आप उसमें बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस नहीं करते। इसका मतलब ये कि आपका जो पहला गोल था वो कोई गोल नहीं था, दैट वाज एन अनप्लान्ड विश। तो अगर तो उसको बेहतरी का मौका मिल रहा है, दैट्स ग्रेट। तो अगर एक्सपर्ट की मर्जी से आपका गोल चेंज हो रहा है तो देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अगर आपके दोस्त ही डेली आपका गोल चेंज कर देते हैं तो फिर आपके पास गोल नहीं है। सर ऐसे ही मैंने अक्सर देखा है कि जी वो एक सब्जेक्ट चूज करते हैं, अगर उनका वहां एडमिशन हो जाता है और उनके किसी बेस्ट फ्रेंड का नहीं होता तो वो इवन सब्जेक्ट भी चेंज कर लेते हैं बिकॉज मेरा बेस्ट फ्रेंड उधर है तो आई हैव टू ज्वाइन दैट कोर्स। तो वही बात हुई कि गोल्स उनके दैट आर नॉट गोल्स। जो गोल्स होते हैं वो स्पेसिफिक डिफाइंड होते हैं। एग्जैक्टली। मैम फायजा आपके साथ कंटिन्यू करूंगी कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं चाह रही थी उनको भी हम रीड आउट कर दें। जी जरूर। Okay, most of the student come to university with a goal on need to earn degree। मतलब ये वाकई बहुत बड़ी रियलिटी है कि उनका गोल यही होता है कि जी बस एमफिल कर लें, एमफिल कर लें। दे थिंक कि एमफिल कर लिया तो उनके पास एक, नो डाउट इट इज अ डिग्री, लेकिन उनका गोल बस यही होता है कि एमफिल कर लें। तो आप इसके बारे में क्या चाहेंगी कि मतलब एमफिल तो ऑब्वियसली इट्स अ कोर्स, वो एक अच्छी डिग्री है, लेकिन उसके लिए क्या उनके माइंड में क्या गोल होना चाहिए जिसको लेकर वो एमफिल डिग्री की तरफ जाए। सही। विनीश, पहले तो इमरान साहब की जो डिस्कशन चल रही थी उसी के ऊपर बात करूंगी थोड़ी सी, फिर आपके इस क्वेश्चन को आंसर श्योर करूंगी। श्योर मैम श्योर। सर ऐसा है कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स हो गए, जैसे आप कहते हैं कि दोस्तों के कहने पे चेंज कर लिया या फिर उसको मॉडिफाई कर लिया। समटाइम्स होता है कि हम अपने गैप्स आइडेंटिफाई नहीं करते, हम अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं देखते और हम फेवरेबल कंडीशंस भी नहीं देख रहे होते कि क्या हमने जो अपने गोल्स सेट किए हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम गोल सेट करते हुए हम एक स्मार्ट का फार्मूला लगा लेते हैं कि जी स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, अचीवेबल गोल्स होने चाहिए। क्या ये अचीवेबल भी हैं? यानी गोल्स तो हम वो सेट कर लें जो हमारे बहुत हाई फाई एक्सपेक्टेशंस हाई फाई हैं लेकिन फेवरेबल कंडीशन नहीं है, लेकिन सूटेबल सरकमस्टांसेस नहीं है कि हमारे गोल्स अचीवेबल हैं या नहीं। ये भी एक जानना हम सबके लिए जरूरी हो जाता है। विनीश, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि हम एमफिल के लिए या डिग्री के लिए, या समटाइम्स मैंने ये देखा है कि बच्चियां जो हैं हमारी फीमेल हैं वो खास तौर पे इसलिए डिग्री ले रही होती हैं कि जी हम मास्टर्स कर लें, एमफिल कर लें, फिर कहीं लेक्चरशिप मिल जाए या एजुकेशन में मास्टर्स कर लें और फिर हम कहीं टीचर की डिग्री हासिल कर लें। इसके पीछे दो चीजें हैं। एक आपके
आपके आपकी सोसाइटी में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो यूथ को इन फ्यूचर यूटिलाइज करने के लिए या उनको प्रोफेशनली सेटल डाउन करने के लिए, यानी मैं समझती हूँ इसके अंदर बहुत सारा किरदार हमारी हुकूमत का, हमारी हुकूमती पॉलिसियों का, जो यूथ के लिए वो स्टेप, वो इनिशिएटिव या अवेलेबल जो प्रोफेशनली जो उनको अपने आप को डेवलप करने के लिए जो हमारे पास सेक्टर्स हैं वो बड़े थोड़े हैं। वो अट्रैक्शन, आपको पता है कि लोग प्रोफेशनल डिग्री भी इसीलिए हम सब कर रहे होते हैं कि देखें इसके एंड पे कुछ बैंकर्स हैं, कुछ जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उनका ये एक थॉट होती है कि जी ये डिग्री हमने लेनी है और इसके बाद हमें पता है हमने डॉक्टर बन जाना है, ये डिग्री हमने करनी है तो हमें पता है हमने इंजीनियर बन जाना है। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप टेक्निकल डिग्रीज जो है वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मकसद आपका ये नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर, आपने अच्छा इंसान भी बनना है, आपने एक अच्छा बाप भी बनना है, आपने एक अच्छी माँ भी बनना है, आपने डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए, आपने एक अच्छी बेटी बनना है, आपने एक अच्छा बाप बनना है, आपने सोसाइटी में हर तरह से, लेकिन आपने अगर अपने आप को वो तैयार नहीं किया उन सारे रिश्तों के लिए, उन सारी चीजों के लिए, तो ये सारा कुछ यूजलेस है। इसीलिए प्लानिंग जो है या गोल सेटिंग है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ अपनी डिग्री को प्लान ना कीजिए, अपनी जो लाइफ के गोल सेट कीजिए। सिर्फ डिग्री प्लान करना ही प्लानिंग नहीं है, अपने आप को आपने प्रोफेशनली लेके चलना है, अपनी फैमिलीज के साथ लेके चलना है, उसके बाद आपका डेवलपमेंट उसके बाद आपकी शुरू होगी कि आपने किस तरफ जाना है। लेकिन गोल सेटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट बाय द लाइफ ऑफ स्कूल, बाय योर चाइल्डहुड, कि आपकी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए। आपके वो जो सर अभी बात कर रहे थे, जो लास्ट एक क्वेश्चन आया था प्रीवियसली कि हमें समटाइम्स चूज करने में मुश्किल, या फिर ये कि हम मॉडिफाई कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं उसको, वो जरूर आप करते हैं, वो करना पड़ता है समटाइम्स, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, हमें वो चीज रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है, जो प्लेटफॉर्म हम चाह रहे होते हैं वो हमें नहीं मिल रहा होता, तो हम उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज ले आते हैं बीच में। लेकिन अगर हमारा गोल, कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर है बिल्कुल कि हमने उसे हासिल करना है, तो डेफिनेटली अल्लाह की तरफ से भी रास्ते खुलते हैं और हमें हमारे लिए रास्ते आगे से आगे बनते चले जाते हैं। आई होप जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको बड़ा अच्छा सा इसका आंसर मिल गया है। एक और क्वेश्चन है, ताहिर ने हमसे क्वेश्चन किया है और बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन है और मुझे भी लग रहा है कि रेलेवेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मार्क्स की वजह से, जस्ट उनकी मार्क्स की वजह से उनके जो फेवरेट उनका सब्जेक्ट होता है उसमें उनका एडमिशन नहीं हो सकता। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि जब हमारा एडमिशन हमारे उस सब्जेक्ट में नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली उनको कोई और सब्जेक्ट ही चूज करना होता है, तो क्या वो उस सब्जेक्ट में अपना किस तरह इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि गोल तो उनका एक सब्जेक्ट का था। मेरे ख्याल में इसका आंसर डिफरेंट एंगल्स में ऑलरेडी सर भी दे चुके हैं, मैम भी, लेकिन मैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए चाह रही थी कि आप रिपीट कर दें। जैसे सर ने कहा था कि गोल्स तो वही होते हैं ना जो डिफाइंड होते हैं, तो उसके लिए हम एक स्ट्रगल भी करते हैं, तो थोड़ा सा इसका आंसर उससे भी रिलेटेड है। मैम काइंडली आप शेयर करना चाह रही हैं? बिनिश, मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब हम बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे होते हैं, जब हम गोल की हम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर रहे होते हैं, तो ये प्रायोरिटी सेटिंग में आता है। हम प्रायोरिटी पे जब सेट करते हैं तो उनको ऑर्डर देते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये है, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी, इफ आई एम नॉट गोइंग टू अचीव दिस गोल, तो मुझे फिर उसके लिए सेकंड अपना पैरेलल जो मैं कर सकता हूँ, या मेरी सेकंड प्रायोरिटी पे जो मेरी अपनी एबिलिटीज हैं वो क्या है। सेकंड मतलब देखिए, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी एबिलिटीज दी हुई है, अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां रखी हुई हैं। अब उस सारी खूबियों को देखते हुए ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ या एक डायमेंशन में जा रही हूँ, अगर उसके लिए कोई हर्डल्स आ जाती है, यानी हम अपने जो प्लान बनाते हैं उसमें अपनी ऑब्स्टेकल्स को हम कैसे भूल सकते हैं कि हमें कोई ऑब्स्टेकल्स भी आ सकती हैं, हमें कोई इश्यूज भी हो सकते हैं, हम उसके जो अंदर कोई भी गैप, क्योंकि डेफिनेटली जब हम कोई गोल अपना सेट करते हैं उसकी प्रायोरिटी में हम अपने हम सब्जेक्ट चूजिंग की ही बात कर लेते हैं कि अगर हम कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और वहां हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली अगर हमने चूज किया है तो हमें पता है कि हमारे इतने मार्क्स हैं और हमारी ये एबिलिटी है, तो हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। बट अगर मेरे यहाँ पर इतने मार्क्स नहीं है, या मेरे अंदर या मेरे सर्टिफिकेट्स इस चीज को फेवरेबल, इस सब्जेक्ट के लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर इफ आ जाता है, फिर आप दूसरी डायमेंशन भी अपने लिए सेट करते हैं, तो वो प्रायोरिटी जब सेट करते हैं तो फिर हम सेकंड प्रायोरिटी को, थर्ड प्रायोरिटी को भी कंसीडर करते हैं। बिल्कुल सर, आप चाहेंगे इसमें थोड़े से अपनी व्यूज शेयर करना? देखिए, हमारे जो यूथ है ना, अगर तो वो जब एडमिशंस का टाइम आता है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करे मैथमेटिक्स में
दूसरी सबमिट करें इंग्लिश में। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी होती है कि एक ही स्टूडेंट 10-10 जगह पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है। दैट शोज द एब्सेंस ऑफ पर्पस एंड गोल बोथ। अब अगर फर्ज कीजिए आपको पढ़नी है केमिस्ट्री और आपका केमिस्ट्री में दाखला नहीं हुआ तो बायोकेमिस्ट्री ट्राई कर लें, उसके किसी अलाइड सब्जेक्ट में चले जाएं। आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स में नहीं हुआ स्टैटिस्टिक्स ट्राई कर लें, कंप्यूटर साइंस ट्राई कर लें। तो जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्लोज एलाइज होते हैं। सेकेंडली, पाकिस्तान में इस वक्त इतनी यूनिवर्सिटियां बन गई हुई हैं कि एडमिशन इस वक्त मसला नहीं है। ये हो सकता है कि आपकी मर्जी की डिग्री और मर्जी की यूनिवर्सिटी दोनों आपको ना मिल सके, लेकिन इस वक्त डिग्री इशू नहीं है। मैं अगर मैं सिर्फ मुल्तान की आपके साथ फिगर्स शेयर करूं तो मतलब हमें सिंपली क्लियर होना चाहिए कि ये जो डिग्री है ये सफिशिएंट नहीं है। जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं सिर्फ 1500 के लगभग ग्रेजुएट मुल्तान शहर से इसके निकलने हैं। अब मुझे मुल्तान की विसिनिटी में 1500 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसको नजर नहीं आती। सो इट इज बाउंड टू हैपन कि ये बच्चे जब एक जगह पे इकट्ठे होंगे देयर विल बी मैनी फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट्स, फ्रस्ट्रेटेड यंग पीपल। अब उनको देखना है कि जी डिग्री जो आपके गोल का एक बीच में आपके जो पर्पस है उसमें एक गोल हो सकता है कि डिग्री आपको मिले, लेकिन आप वो डिग्री जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं है कि ये डिग्री मैं ले क्यों रहा हूं, इसके साथ एसोसिएटेड स्किल्स क्या है, ये डिग्री सेल कैसे होगी, मार्केट रियलिटीज क्या है, मुझे इस डिग्री के साथ फर्दर और कौन सी डिग्री मतलब कौन सी और एबिलिटी चाहिए, तो तब तक बात नहीं बनने वाली। हमारे यहाँ कुछ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम 2020 में भी 1980 के मॉडल पे चल रहे हैं। तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट पार्ट है, और ये मतलब हमारी सोसाइटी में स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देने का रवाज है। सारे टीचर एक जैसे हैं, सारे वालिदैन एक जैसे हैं, सारे तालिब इल्म एक जैसे हैं, सारे मरीज एक जैसे हैं, सारे डॉक्टर एक जैसे हैं, जब तक सोसाइटी, और ये अनएजुकेटेड एटीट्यूड है। आपको केस बाय केस देखना पड़ता है। अब जैसे हम ये स्टूडेंट ही एक्सपेक्ट करते हैं ना वी आर डिफरेंट यूनिट्स, तो मैं एज टीचर उनको डिफरेंट यूनिट ही समझूंगा। इसी तरह से सारे टीचर डिफरेंट यूनिट हैं, हर एनवायरनमेंट डिफरेंट यूनिट है। एक चीज जिसको लोग इग्नोर करते हैं, अभी आजकल हम ऑनलाइन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में एज टीचर आई फील रियली बोर्ड। मेरा क्लास के मेरे अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो आई एज ए टीचर, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, आई एम बोर्ड एज ए टीचर। रियल टाइम इंटरेक्शन मेरी आदत थी, मेरा स्टूडेंट का भी यही फीलिंग थी कि मुझे रियल टाइम इंटरेक्ट करना है, बट एट द सेम टाइम इट इज ओपनिंग न्यू एवेन्यूज फॉर आवर यंग पीपल। अब बच्चे को लिख के ये जो टेक्नोलॉजी को यूज करना है, मुझे इस ऑनलाइन टीचिंग के दौरान में बहुत सारी ऐसी चीजों का पता चला जिनका मुझे पहले बिल्कुल पता नहीं था। मैंने भी सीखा, मेरे स्टूडेंट ने भी सीखा। दूसरा, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म अगर ये सोचता है ना जी कि मेरा उस्ताद हमेशा मेरे से आगे होगा, तो वो गलत कर रहा है। हमारे जो जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो हमारे पहले वाइस चांसलर साहब ने एक स्पीच में ये फरमाया, देयर इज ऑलवेज रूम ऑन द टॉप। इसका मतलब ये कि जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर आप उन सब से बेहतर हैं तो आप अपनी जगह बना लेंगे। तो मेरे स्टूडेंट को पहला काम ये करना है कि उसको ये सोचना है कि जो मेरे टीचर को जितना कुछ आता है, टीचर का एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन उसको स्किल के लेवल में मेरे से बेहतर होना है। अगर मेरा स्टूडेंट ये नहीं सोच रहा, मतलब वो अल्लामा इकबाल का शेर है और मुझे याद नहीं है, मुझे मफहूम याद है, उसमें शेर का मफहूम यह है कि ऐसी औलाद को वो जायदाद का हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिए जिस औलाद को बाप के सारे इल्म का पता ना हो। तो उसका पर्पज क्या है कि जितना नॉलेज आपके फादर के पास है वो तो आप फादर से जल्दी जल्दी सीख लें, फिर आपने वहां से आगे ग्रो करना है। जो नॉलेज है, जो चीजें मुझे पता है मेरे स्टूडेंट को, वो तो मैं जल्दी से सिखा दूंगा। मेरे स्टूडेंट का काम तो एक्चुअली उसके बाद शुरू होगा जो उसने मेरे से सीख लिया। बिल्कुल। अगर ग्रो आपने करना है तो जो आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, जल्दी से जल्दी उनकी स्किल के लेवल पे पहुंचिए और उससे अगले कदम पे आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पड़ेगी। अगर स्टूडेंट की स्किल एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल से कम के लेवल की है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट चैलेंज होगा। अगर उसकी स्किल एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल से बेटर है, उसके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं अपनी क्लासेस में एक टिप दिया करता हूं कि बेरोजगारी उसके लिए है जो नालायक है। अब ये टर्म लगती है,
फर्ज कीजिए स्टूडेंट बहुत केपेबल है, उसको लगता है कि मेरे पास तो सब वो सलाहियतें हैं कि मेरे पास जॉब होनी चाहिए, तो वो किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए और उनको कहे जी कि ये आप मुझे इंटरव्यू करें, आप मेरी सलाहियतों को चेक करें और मुझे 10 दिन के लिए मुफ्त काम करने दें, मुझे महीने के लिए मुफ्त काम करने दें, 2 महीने के लिए मुफ्त काम, मतलब मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, जस्ट गिव मी द स्पेस। आप वहां पे परफॉर्म करें, 2 महीने में अगर आपका मेटल होगा ना, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पे करने के लिए भी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल, हाँ जी। और एंड इट विल पे मोर देन यू कैन इमेजिन। लेकिन अगर आपने जॉब कर रिक्वेस्ट करनी है कि जी प्लीज मुझे जॉब दे दें, तो ये मिन्नत से नौकरी नहीं मिलती, बिल्कुल रिक्वेस्ट से सही कहा। जॉब नहीं मिलती। मार्केट का ये रियलिटी होती है कि लोग आपकी सलाहियतों को परखते हैं, अगर आप उनके काम के हैं तो वो आपको डिग्री, वो आपको लेंगे। लोगों को आपकी सीजीपीए से कोई लेना देना नहीं, उनको इस चीज से गरज है कि जो काम उन्होंने आपसे करवाना है, क्या आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वक्त से पीछे हैं, जो वक्त से आगे भागते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का कोई चैलेंज नहीं है। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ 22 करोड़। जिस मुल्क की आबादी ज्यादा हो, जिसमें जवान ज्यादा हो, उनको तगड़ा मुकाबला करना है, तो मुकाबला करने की आदत डालनी पड़ेगी। बार बार पिटेंगे, हारेंगे, फेल होंगे, उसके बाद जाके जीतेंगे, और हर बार पहले अपने फेलुअर से सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप एक बार पिट गए और उसके बाद आप कहें कि ये नहीं होगा। अब ये ना, जो हमारे अभी कुछ देर पहले वो हमारे पोजीशन वाले बच्चों की बात हो रही थी, मेरे स्टूडेंट जो सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी अपनी गुफ्तगू से हटे नहीं। पोजीशन जो जब ये जॉब्स आती है ना और वो सीजीपीएस वाली आती हैं, तो उसमें जितने भी अच्छे पोजीशन वाले बच्चे होते हैं वो जल्दी से वो जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जॉब उनकी सीजीपीए ने उनको दिलवा दी, लेकिन वो उनके लेवल से बहुत कम की है। तो मैं उनसे कहा करता हूँ कि आपके पास ऑप्शंस थी कि आपने चिंगी पे बैठना था या आपने जहाज पे बैठना था। आपको चिंगी जल्दी मिली, आप जल्दी से चिंगी पे बैठ गए, आपने प्लेन मिस कर दिया। अब आप उसी स्टैंडर्ड से जिएंगे, और ये दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से एक वो फेमस कोट भी है दैट ए ग्रेडर्स वर्क फॉर सी ग्रेडर्स, सी ग्रेडर्स बिल्कुल, एग्जैक्टली। सी ग्रेडर्स की बड़ी बेइज्जती होती है, वो हर जगह पे ठुकराए जाते हैं, घर वाले भी उनकी बेइज्जती करते हैं, बाहर वाले भी उनकी बेइज्जती करते हैं, दे आर इमोशनली वेरी डाउन पीपल, लेकिन उनको पता होता है जी मैंने ऐसे ही जीना है। सो वो जल्दी से हिम्मत नहीं हारते। जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको डिसअपॉइंटमेंट की आदत नहीं होती, इनकी कहीं टीचर भी जरा डांट डपट कर दे तो इनको 10 दिन बुरा लगता है कि मैं तो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, टीचर ने मुझे डांट कैसे दिया। So they're not used to this failure thing, they're not used to this disappointment thing. तो जानबूझ के ऐसे लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि कोई ऐसा काम करो जो आपको बिल्कुल नहीं आता, ताकि लोग आपका मजाक उड़ाएं। लोग आपको, आप जब अपना मजाक खुद से उड़वाएंगे तो उसके बाद आप में वो सलाहियत आ जाएगी कि फेलियर फेस कैसे करते हैं। लोगों ने, जो आपका कंपेटिटर है वो आपके लिए क्लैप नहीं करेगा, वो आपके ऊपर फब्ती कसेगा। तो हमें जो ऐसे ही अपनी, तो आपको अपने कंपेटिटर के साथ अगर जेन्युइन कंपटीशन करना है तो उससे तालियां मत एक्सपेक्ट करें, उससे तंज क्रिटिसिज्म एक्सपेक्ट करें, खुद को इम्प्रूव करें, आगे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया और बड़े अच्छे वे में किया, और मुझे खुद को बड़ी मोटिवेशन मिली है आपके साथ इस सेशन में। एक और क्वेश्चन है जी हमारे साथ, वो पूछना चाह रहे हैं कि जी सर, गोल और इंटरेस्ट में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है, कि इज इट आवर गोल या ये हमारा इंटरेस्ट है? अच्छा, ये एक और बड़ी अजीबोगरीब डिबेट है। अब हम ना, फर्ज कीजिए आप जिस शॉप में हैं, आप उसी शॉप में अवेलेबल आइटम्स को ही परचेज करेंगे, आप उसी में रैंक कर सकते हैं ना कि जी ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज इससे मतलब आप उसी में अवेलेबल चीजों की रैंकिंग कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि जो दूसरा प्लाजा है, दूसरा मॉल है, उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो आपने अगर शॉपिंग करनी है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि चॉइसेस क्या क्या है मेरे पास। हमारे यहाँ टिपिकली स्कूल लेवल पे डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं बताया जाता। So that means you are in a shop with limited options. You don't know the market. और आपने मार्केट एक्सप्लोर की नहीं, छोटी सी शॉप में डिसाइड कर लिया कि I have only 2 options and I have to take one of them. उसका नतीजा क्या हुआ?
उसका नतीजा ये हुआ यू आर टोटली मिसलेड। अब आपके पास हमारे यहाँ जो जितना टैलेंट वेस्टेज हो रहा है ना मेडिकल और इंजीनियरिंग के चक्कर में, शायद दुनिया के किसी मुल्क में हो रहा। हमारे सारे के सारे बहुत ब्रिलियंट जो बच्चियां हैं वो मेडिकल को ऑप्ट करती हैं। हमारे यहाँ उतनी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है जितनी हमारे ग्रेजुएट्स अवेलेबल होते हैं। अब उन्होंने एक ही ऑप्शन लिया और ये सर्टन है कि उनमें से 3, 4, 5 हजार का दाखला हो जाएगा। और मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो पंजाब में तकरीबन हम 1 लाख के करीब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट करते हैं एनुअली। और उन बच्चों के को हमने मेंटली इतना ज्यादा अलाइन कर दिया होता है एक ही ऑप्शन के साथ कि जब वो पहली अपनी ऑप्शन नहीं ले पाते तो दे हैव नो प्लान बी। अब अगर उनके पास प्लान बी नहीं है तो देन उसके बाद वो फ्री फॉल है, उनको जहां कहीं दाखला मिलता है वो वहां पे दाखला ले लेते हैं। दे आर फैमिली डिसअपॉइंटमेंट, फैमिली के लिए भी अब वो उतने हाई रेट नहीं, उतनी उनको रेटिंग नहीं मिलती जितनी उनको बैकअप चाहिए। तो अब अल्टीमेटली हम सारे के सारे जो बड़े हैं वो अपने बच्चों के लिए रास्ते तंग करते चले जा रहे हैं। तो एक मैं रिकमेंडेशन दिया करता हूँ कि बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के विजिट करवाएं। जब बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की विजिट्स करेंगे तो वहां पे वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को देखेंगे। वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को देखने के बाद फितरी सवाल ये पैदा होगा कि अगर मैं इस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूं तो मुझे जॉब कहाँ मिलेगी, मैं लाइफ में क्या कर पाऊंगा। तो आपकी जो मार्केट है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप एट द सेम टाइम हमारी जो फीमेल्स हैं, ये एक और डिबेट है एज ए टीचर की जी, हमारी फीमेल्स लड़कों को हमेशा बहुत बुरी तरह आउट परफॉर्म करती हैं और बुरी तरह आउट परफॉर्म करने के बाद जब ये डिग्री ले लेती हैं तो 2 साल 3 साल के बाद शादी करवा के ये छुट्टी कर लेती हैं। और वही हमारे आउट परफॉर्म मेल स्टूडेंट्स बच जाते हैं जिनको लड़कियों ने आउट परफॉर्म किया होता है। उनको ये जो परफॉर्मेंस के कंपैरिजन से निकलने में बहुत वक्त लगता है। तो सोसाइटी को एक और चीज भी समझनी है कि जो फीमेल्स और जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं इन दोनों की हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इनमें लड़कियों ने हमेशा पोजीशन लेनी है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, इनको लेने दें पोजीशन। डोंट वरी अबाउट देयर पोजीशन, दे विल ऑलवेज, दिस इज बाय नेचर, दे टेक केयर ऑफ दोज लिटिल डिटेल्स। लड़का उतनी परवाह करे तो हमें परेशानी शुरू हो जाती है कि ये मसला है भाई। तो लड़के थोड़े से लाइव थोड़े केयरलेस होते हैं, थोड़ा उनका अल्लाह ताला ने उनको इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पैदा किया है। तो हमें ये पता होता है कि ये, और लड़कों ने ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करनी है लाइफ में बिकॉज दे विल गो आउट, दे विल फेस डिफरेंट एटीट्यूड्स। लड़का कंप्लेंट करता हुआ बड़ा अजीब लगता है, हमारी सोसाइटी का भी एटीट्यूड है, लड़का कंप्लेंट करे तो बड़ा अजीब लगता है, लड़की कंप्लेंट करे तो यू विल फाइंड मैनी सपोर्टर्स कि जी फैमिली भी सपोर्ट करेगी, ऑफिस भी सपोर्ट करेगा, हर जगह पे उसको सपोर्ट मिलेगी। बट इफ अ मेल कंप्लेंट्स तो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। तो जो हमारा सोसाइटी को यहाँ पे भी बैलेंस लाना है, बोथ आर डिफरेंट, और हमें उनके डिफरेंस को समझ के उनको ट्रेन करना है। मुझे उस्ताद के तौर पे ये डिफरेंस समझते हुए बड़े साल लग गए, क्योंकि एज स्टूडेंट मैं और तरह से सोचता था। अब जब मैं बहुत सारे सालों से दोनों जेंडर्स को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि जो मैंने असाइनमेंट देनी है उस पे फीमेल ने कैसे रिएक्ट करना है, उस पे मेल ने कैसे रिएक्ट करना है। अगर मैं दोनों की नेचर को ही नहीं जानता तो मैं उनको पढ़ा नहीं पाता। तो सोसाइटी को भी ये चीजें समझनी है कि मेल्स आर डिफरेंट, फीमेल्स आर डिफरेंट। तो हम ये हमें अब इस साइड पे जाना है कि एजुकेशन में हमें बच्चों की नेचर देख के मे बी वी विल बी नीडिंग मेल सपोर्ट कि जी आपको, अदरवाइज तो आप यूनिवर्सिटियां लड़कियों से भर लेंगे, उसके बाद वो सिस्टम से आउट होती चली जाएंगी और आप एक नेशनल डायलेमा का शिकार होते चले जाएंगे। तो हमें स्पेसेस एलोकेट करनी पड़ेंगी, दैट वी हैव दीज मेनी स्लॉट। एंड नो ऑफेंस टू गर्ल्स, आई मतलब उनकी जो एकेडमिक कैपेबिलिटीज हैं आई अप्रिशिएट, बट एट द सेम टाइम आई विल एनकरेज देम टू कंटिन्यू विद देयर कैरियर्स। ऑनलाइन का दौर आ रहा है, दे नीड टू यूज कंप्यूटर्स टू स्टे अलाइव इन द कैरियर्स। By 25 they are in the social pressure and they quit careers. तो ये जो सोसाइटी को इम्बैलेंसेस को भी स्ट्राइक करना है। आई एम सॉरी, मैं 2 फीमेल्स के सामने ये कह रहा हूँ दैट वी नीड टू फिक्स। सर वी एग्री विद यू, लेकिन थोड़ी सी एक बीच में ऐड करना चाहूंगी, लेकिन अभी मैं उस डिबेट पे जाना नहीं चाहती, वो नेक्स्ट टाइम हम इस डिबेट पे जरूर आएंगे। हम जो फीमेल्स हैं दे हैव सर्टेन एडवांटेजेस इन सर्टेन एरियाज, बॉयज हैव अदर एडवांटेज।
सर ये वाकई में ये आपने एक लंबी बहस छेड़ दी और वो भी हमारे सामने, बट एनीवेज मैं इस पे कोई बहस नहीं करूंगी। मैं उस्ताद की वाली बात कर रहा हूँ, मैं उस्ताद वाली नहीं बात नहीं, कर रहा हूँ। जी जी तो बिल्कुल सर, आप आई हैव लव फॉर माय बोथ माय स्टूडेंट्स, चाहे वो मेल हो सर चाहे वो फीमेल हो, आई लव ट्रेनिंग बोथ ऑफ देम, बट एज अ टीचर आई अंडरस्टैंड देयर नेचर, I understand their nature, so my comment is related to the nature of my students. Sir, I well understand. I can understand what are you saying about the both genders. लेकिन सर एक ही तरह से सारी बात आप दो genders को लेकर के चल रही हैं। इसमें मैं थोड़ा सा एड अप ये करना चाहूंगी कि डेफिनेटली फीमेल, क्योंकि फीमेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और तरह से हैं, मेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और तरह से हैं। I agree. They have to marry at least within some certain age. और उसके बाद मर्द जो है, लड़के जो हैं, उनके ऊपर एक शुरू से हम एक बोझ डालते हैं फैमिली का, घर की तरफ से जो एक टेंशन उनके ऊपर डाल देते हैं कि नहीं जी मर्द है, इसने कमाना ही कमाना है, नहीं जी मर्द है, इसके ऊपर बहनों की जिम्मेदारी, नहीं जी मर्द है, इसने बाप की जिम्मेदारी, नहीं जी ये तो बाप के बाजू बनेगा, मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, मर्द कंप्लेन करता हुआ अच्छा नहीं लगता, औरत है तो उसको सपोर्ट मिलेगी, बच्ची अगर रोएगी बात करेगी तो डेफिनेटली ये स्टीरियोटाइप्स हैं सर, ये हमारे मुआशरे ने बहुत अरसे से हमारा मुआशरा लेकर चल रहा है ये सारी चीजें, और हम इसके आदी हो गए हुए हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम इन सारी चीजों को बदलें, ये स्टीरियोटाइप। और सेकंड सर ये कि डेफिनेटली फीमेल क्विट कर जाती हैं विद इन 5 ईयर 4 ईयर्स, लेकिन आप उनकी जिम्मेदारियां देखिए कि उनके ऊपर बाद में बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, वो अच्छी माएँ बनती हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, वो एजुकेट करती हैं एक फैमिली को, एक खानदान को, फिर वो अपने डिसीजंस बड़े अच्छे से ले पाती हैं, यानी दे आर प्लेइंग रोल डिफरेंटली। नो डाउट वो आती हैं, हम यहाँ बात गोल्स की या कम्पीट करने की बात कर रहे थे, लेकिन ये है कि फीमेल्स का आना, दैट इज I'll make one comment only on this. जी 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 जरूर जरूर। After I have identified this problem, I am recommending a solution in this age of COVID-19. जी जी Issue is that when we have brilliant females and they are very good in their academics, so I will encourage them to do something with computers, so that when they have their double responsibilities, they can work from home. बिल्कुल I understand they have double responsibility. When I identified that problem, I want to tell that my youth, they should not waste their talent. They should adopt appropriate career choices, so that when they are after they quit university in 5 years, उन्होंने डिग्री ले ली, अब डिग्री के बाद फैमिली ने भी इन्वेस्ट किया, सब कुछ हो गया, उनके पास टैलेंट भी है, वो टैलेंट वेस्टेज में क्यों जा रहा है? We need to tell them that you have options, ऑनलाइन पे कुछ कीजिए, ताकि ये जो एक हमारा जो बहुत बड़ा रिसोर्स है एंड और जो हमारी फीमेल्स हैं उनका एकेडमिक इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, तो हम उस एकेडमिक इंटेलेक्ट को जाया क्यों कर रहे हैं, हम उनकी ब्रिलियंस को जाया क्यों कर रहे हैं? तो उनको ऑनलाइन ले जाइए, ताकि जो उनकी फैमिली, ऑनलाइन में एक एडवांटेज तो है ना, जब आपका दिल करे काम कर लें, जब आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हैं। अब इसमें आप फीमेल की लाइफ को ज्यादा ट्रबल में हम डाल रहे हैं, अगर हम उसको 8 to 4 वाली जॉब में डालें या 9 to 5 वाली जॉब में डालें। एट द सेम टाइम इफ शी हैज द ऑप्शन, शी हैज द एकेडमिक कैपेबिलिटीज एंड शी हैज द ऑप्शन कि जी वो ऑनलाइन पे काम कर सके। तो एक्चुअली मुझे आपका प्लेटफॉर्म मिला, मैं इसका बड़ी देर से इस पे बात कर रहा हूँ कि जो हमारी फीमेल्स हैं इनको ऐसे शोबों में जाना चाहिए जहां पे ये बाद में कैरियर जारी रख सकें। ऐसे शोबों में के बाद इनको क्विट करना पड़े, उन पे थोड़ा रिकंसीडर करें चीजों को। ठीक हो गया सर। इसमें यह है कि मैं आपसे छोटी सी एक और बात शेयर करूंगी कि मेरे अपने एक्सपोजर में जो चीजें आई हैं कि जो पढ़ी लिखी माएँ या पढ़ी लिखी बच्चियां होती हैं, डेफिनेटली शादी के 3रे 4थे 5वें साल अगर उन्हें जिंदगी में कहीं ना कोई अर्निंग करनी पड़ती है तो वो जरूर करती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती है और वो अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहती है। और बहुत सारी ऐसे, मेरा अपना पर्सनल एक्सपोजर है कि जो मास्टर्स बच्चियां होती हैं, जो टेक्निकल हैंड होती हैं, वो अपने आप को जरूर कहीं ना कहीं एडजस्ट करती हैं, क्योंकि उन्होंने करना होता है। डेफिनेटली वो एक उनके पार्ट पे भी गिल्ट होता है कि देखिए हमने पढ़ लिया लेकिन हमारी स्टडी वेस्ट हो रही है। मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियों से मिली हूँ, तो ये फ्रूटफुल है, ये अच्छा है अगर बच्चियां आगे आ रही हैं, कर रही हैं। तो डेफिनेटली इमरान साहब ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, दैट इज आल्सो वेरी गुड। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल उसके साथ एग्री हम करते हैं।
जी जी, जो सर का एक्सपोजर था उसे जानने का मौका मिला। लेकिन ये बिल्कुल यूजफुल है कि बच्चियां शादी के बाद या अपने बच्चे पैदा करने के बाद वो अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर करती हैं। बल्कि मैंने ऐसी बच्चियां भी देखी हैं जो छोटे छोटे बिजनेस कर रही हैं, सर बुटीक चला रही हैं, उसके अलावा वो कॉलर चला रही हैं, छोटे छोटे बिजनेस भी कर रही हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल मैम, मैं आपकी इस बात को ही कंटिन्यू करूंगी कि एक पढ़ी लिखी माँ ही एक पढ़ा लिखा माशरा जो है वो तैयार कर सकती है। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो मैंने देखा है कि वाकई आप उनके बच्चों में वो एक बड़ा अच्छा डिफरेंस देख सकते हैं। और वो माँ जो है वो पढ़ लिख के अगर बीइंग डॉक्टर वो वहां हॉस्पिटल में अपनी जॉब नहीं दे रही, लेकिन बीइंग एट होम वो बड़ी सर्विसेज अपने बच्चों को प्रोवाइड करी एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। और मैम और मैं जस्ट लाइक आप हम लोग हैं घर पर हैं और हम वर्क फ्रॉम होम है, हम कंप्यूटर और ये सब कुछ सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी एजुकेशन मेरी आफ्टर मैरिड लाइफ भी कहीं काम आ रही है। अब मतलब मेरी यूथ के लिए काफी काम आ रही है। तो आपकी बात के साथ तो ऑब्वियसली आई एग्री, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि जी बीइंग फीमेल जो है हम लोग अपने फील्ड में रहकर और उससे साइड पे रहकर भी बहुत मतलब इस नेशन को बिल्ड करने में साथ सपोर्ट कर रही हैं। मैंने कहीं कुछ ऐसा नहीं कहा जिसमें बिल्कुल मैंने नहीं सर, नो कहा नो, सर। इट्स ओके करने सर। वाली बात की है। नहीं सर, आपके एक्सपीरियंस को, आपके एक्सपोजर को मैं हाँ जी, अप्रिशिएट करती हूँ, दैट इज अप्रिशिएटेड। लेकिन एक दूसरी, क्योंकि हमारा जो है बच्चे इस टाइम हमें देख रहे हैं, कहीं उनके जहन में कोई ऐसा तासुर ना आ जाए कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं। और आपका ये हम मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आई एम टोटली इनकरेजिंग फीमेल्स, I'm totally बिल्कुल encouraging females, but since our topic is to turn goal into reality, गोइंग टू and this रियलिटी। is in alignment with that, and since our females they perform better in academics, so I am advising them to go with technology along with their usual education. So that's the only thing, and there is no second thought on that, that females have double responsibility. मुझे इसके बाद घर भी जाना है। थैंक यू एग्जैक्टली सर। सर, आई वाज आल्सो सेइंग दिस कि आपने घर भी जाना है। खैर अच्छा भी सर, जाना। हमें काफी सारे और हैं स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरे पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो सर मैं कंटिन्यू कर लूं कुछ क्वेश्चन। ओके ओके ओके। अच्छा सर, हमारे पास जी अनीक ने एक क्वेश्चन किया है, व्हाट इज रोल ऑफ पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट इन गोल्स ऑफ देयर किड्स। जिस तरह हमने स्टार्ट में भी किया, तो यहाँ अभी फीमेल से जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा पेरेंट्स की तरफ भी जाने लगा है कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स का एक इनिशियल रोल होता है, तो सर आप क्या इसमें शेयर करना चाहेंगे? Parents are the first people who will identify interest of their kids. They will expose them to different environments, and then they will try to identify what suits my kids. They are the first people, and actually जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने लोगों को बहुत ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल देखा है, उनके पेरेंट्स का कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। वो अपने बच्चों को वो इन्वायरमेंट देते हैं, वो बच्चों को डिफरेंट एक्सपोजर्स देते हैं, और फिर वो बच्चों को समटाइम्स वो कहते हैं जी आपको ये ऑप्शन नहीं लेनी, बिकॉज इन देयर ओपिनियन वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पे हमें फाइन बैलेंस स्ट्राइक करना है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स का एक्सपोजर लिमिटेड होता है, तो और वो बच्चों पे अपनी जो मर्जी है वो थोड़ा सा मुसल्लत करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा हमें वो फाइन बैलेंस स्ट्राइक करना है कि पेरेंट्स बच्चों को इन्वायरमेंट तो दें, उनको सपोर्ट करें, और लेकिन साथ ही साथ ये देखें कि ये जो इसके प्लान्स हैं ये कितने प्रैक्टिकल हैं। अब फर्ज कीजिए जी, वो मूवीज में दिखाया जाता है जी एनिमल फोटोग्राफी पे जी कैरियर है, इन पाकिस्तान अभी कोई कहे जी मुझे एनिमल फोटोग्राफर बनना है और सिर्फ मुझे इसी में कैरियर बनाना है, तो पेरेंट्स के अगर एज अ पेरेंट आई विल हैव अ लिटिल वरी के व्हाट विल हैपन विद दिस जेंटलमैन, अगर ये वाकई ये ले ले। मूवीज की हद तक तो वो ठीक है, तो आप देखते हैं कि जी ग्राउंड रियलिटीज के साथ साथ मेरा क्या, इफ यू आर अ फोटोग्राफर अदरवाइज दैट्स फाइन, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन द एनिमल फोटोग्राफी तो फिर मसला है। तो फिर आपको पेरेंट्स आपका जो इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं, पुटिंग यू इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, एंड देन दे सपोर्ट यू अकॉर्डिंगली। वो मर्जी नहीं चलाते, दे प्रोवाइड यू विद द एनवायरनमेंट सो दैट यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स, योर पर्पसेस, योर गोल्स। ठीक है मैम, फायदा आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी?
इसमें मैं बिल्कुल सर की बात को ही यकीन करूंगी कि पेरेंट्स जो हैं वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, या पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि देखिए पहली दरसगाह हमारा घर है, पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है। माँ आपको सिखाती है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन जहां पर आप समझते हैं कि आपका जो सेट गोल है, जैसे सर ने अभी फोटोग्राफी की बात की, इसी तरह से फाइन आर्ट या डिफरेंट ऐसी फील्ड्स जो हमारे यहाँ पहले कुछ अरसा हम पीछे जाए तो बहुत लोग देखिए टेली कम्युनिकेशन को हम देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। शुरू में टेक्नोलॉजी भी इतनी आम नहीं थी, जब आईटी में मास्टर्स होने शुरू हुए, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम होना शुरू हुआ, अब मोबाइल आना शुरू हुए, तो माओ को शायद माँ ने कुछ और ख्वाब देखा होता है या बाप ने कुछ और ख्वाब देखा होता है कि जी मैं अपने बेटे को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर फर्स्ट प्रायोरिटी पे बनाना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और होता है, क्योंकि बच्चा बाहर जाता है, उसको बाहर का एक्सपोजर है, वो दोस्तों में बैठता है, वो अपने पीयर ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन करता है, डिफरेंट विजन को एक्सपोजर करता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो अपने उस एक्सपोजर की बेस पे अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट बना लेता है। तो बच्चे को जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर अगर वो कोई गोल सेट करता है, लेकिन दे हैव टू कम्युनिकेट टू देयर पेरेंट्स। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स रियलाइज कर जाएं, उनकी बात पे एग्री कर जाए कि जी आपका जो गोल है या जो एक ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है, जो एक फील्ड आप चूज करने जा रहे हैं, तो क्या वो भी फ्रूटफुल हो सकता है। आप उसके ऊपर थोड़ा होमवर्क करिए। होमवर्क करना बड़ा जरूरी है कि जी आप उसके बाहर डायमेंशन देखिए, रियलिटी देखिए, कितना आपके लिए वो फ्रूटफुल है, किस तरह से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कंक्लूजन क्या होगा। अगर आप कुछ चाहते हैं और आपको अपना एक कंक्लूजन ही क्लियर नहीं है कि आपका सेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपने क्या हासिल करना है, क्या उसे गेन करना है, और आप अपने पेरेंट्स को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे ख्याल में आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि ये इस तरह से अच्छा है, ये इस तरह से फ्रूटफुल है, जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं, अपने खुद रियलाइज करते हैं कि जी ये सब्जेक्ट या ये फील्ड मेरे लिए किस तरह से फ्रूटफुल हो सकता है। अगर वो फील्ड जो आप चूज करना चाहते हैं वो आपका एक जो समझिए इंटरेस्ट है, जैसे पेंटिंग में, कुछ लोगों को पेंटिंग में, स्केचिंग में बड़ा इंटरेस्ट होता है। मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे पेंटिंग और उसमें बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने फाइन आर्ट चूज नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मुझे कहीं भी किसी ऐसे प्रोफेशन की तरफ नहीं ले जाएगा, या अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, या फिर ये है कि मैं इसको वो नहीं कर पाऊंगी, टाइम नहीं दे पाऊंगी, या मैं इसकी तरफ इसको अचीव नहीं कर पाऊंगी टिल एंड। तो मैंने वो फील्ड चूज नहीं किया। वो मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन मैं उसको फॉलो करती हूँ। मैं अपने फ्री टाइम में पेंटिंग करती हूँ, उसकी स्केचिंग करती हूँ। तो वो आप अपना शौक, एक आपका इंटरेस्ट जो होता है, जो आपका इंटरेस्ट शौक बन बिल्कुल। जाता है, हाँ। जो आपकी हॉबी बन जाता है, वो आपकी हॉबी रहता है टिल एंड ऑफ योर लाइफ। तो वो आपकी हॉबी रहता है। अपनी हॉबीज को, अपने इंटरेस्ट को अपने गोल्स के साथ मिक्स मत कीजिए। आइडेंटिफाई योर गोल्स। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आपके गोल पे। जैसे सपोज हमने एक घर बनाना होता है, हम एक घर का नक्शा बनाते हैं, उसके पहले 2-3 महीने तो हम करते हैं ना, एक घर बनाने के लिए होमवर्क कर रहे होते हैं कि जी इसका आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए, इसका जो है इसके लिए मटेरियल ये होना चाहिए, इसका हमें मैप ऐसे बनाना है, इसमें ये चीजें हमने करनी है, तो वो उसका प्लान बनाते हैं पूरा। बिल्कुल। वो घर हमारा अच्छा तभी बनता है, घर एक छोटी सी चीज है कि 2-3-4 महीने में आप वो अचीव कर लेते हैं। आपको क्लियर पता होता है कि जी आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए, आपका किचन कैसा होना चाहिए, आपका कितने रूम्स होने चाहिए, क्या आपने उसको प्लान करना है। जब एक घर को बनाने के लिए हम इतने प्लान्स बनाते हैं, लेकिन एक लाइफ को बनाने के लिए हमारे प्लान नहीं होते, या फिर कुछ लोगों की लाइफ के प्लान इसीलिए टेढ़े मेढ़े होते हैं क्योंकि उन्होंने गोल सेट नहीं किए होते। तो गोल को अपने इंटरेस्ट के साथ मिक्स ना कीजिए, गोल को गोल रखिए। इंटरेस्ट जो होते हैं वो टेम्परेरी भी होते हैं समटाइम्स, कि बचपन में कुछ और इंटरेस्ट होते हैं, खेलने का शौक होता है, कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक। देखिए मैं देखती हूँ कि बॉयज को क्रिकेट खेलने का शौक सबको होता है। आप कहीं पिकनिक पे चले जाएं और वहां पर बैट बॉल रख दें, वो सारे बॉयज जो है, सारे मैन इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ बच्चियां भी आ जाएंगी, जी हमने भी खेलना है। इंक्लूडिंग, हाँ मैं भी, वो मुझे हाँ, भी इंटरेस्ट है बिल्कुल। हाँ जी। तो वो बच्चियों, वो सबको इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन कुछ लोग उसको अपना गोल बना लेते हैं और क्रिकेटर बन जाते हैं। उनको पता है हमारे अंदर एबिलिटीज हैं, हम ये बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। कुछ लोग वो उसको अपना साइड इंटरेस्ट ही रखते हैं, लेकिन आइदर उनका गोल कुछ और होता है, वो अपने गोल्स पे गोल्स को फोकस्ड अचीव रहते करने हैं।
बिल्कुल, यानी कि अपने इंटरेस्ट को वो साथ लेकर चलते हैं और गोल पे अपने वो फोकस रहते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास बहुत ह्यूज क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेश्चन है। अनीब खालिद हैं, वो पूछना चाह रहे हैं, सर कैन इट बी टू लेट टू सेट अ गोल? No, नेवर। never late. It's never late. You always have some set of skills. You can look into your skills, and when then you realize yeah, you can. when you And realize then you have some और वो goal. आप किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं जब आपको हाँ. रियलाइज होता है कि दिस वाज माय गोल एंड आई हैव टू गो टुवर्ड्स इट। It keeps you inspired. It gives you a reason कि जी मुझे डेली क्या करना है. It's never late to set a goal, and you can set it any time, but better earlier the better. बिल्कुल सही। सर आई गेस वी हैव टू वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ। इंशाल्लाह आपके साथ हम दोबारा से जरूर सेशन रखेंगे, क्योंकि बंडल ऑफ क्वेश्चंस हैं और मैं बल्कि इनमें से कुछ जो है वो नोट डाउन कर लूंगी हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए। और आपको मैं बता रही हूँ कि सर से ही मैं आपको इनका आंसर लेके जरूर फॉरवर्ड करूंगी। तो सर मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब करूंगी, कुछ क्वेश्चन है जो अभी हम आंसर नहीं कर सके थे तो उनको लेकर चलेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच सर आपके टाइम के लिए, इतनी अच्छी बातों के लिए, इतनी मोटिवेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच मैम फाइजा, ऑलवेज देयर फॉर अस। और इंशाल्लाह हम लोग इस तरह के सेशन अरेंज करते रहेंगे अपनी यूथ के लिए। और सर आपकी एंड फाइजा आपकी पार्टिसिपेशन लाजमी हमें चाहिए होगी। तो इसे मैं एंड करती हूँ। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। हाफिज।